नई पीढ़ी आज आपको जब सुनेगी तो ये तो देखे कि हमारे ही देश में कितने महान योद्धा थे और उन्होंने क्या क्या किया है और जिनके बारे में हमें पता नहीं, क्योंकि हमें तो पढ़ाई कुछ और गया है, दिखाया कुछ और गया है। तो आज आपके माध्यम से वो जान पाएंगे कि वो कितने महान योद्धा थे और हमारे देश में कौन कौन महान योद्धा पैदा हुए। अभी आपने छाया फिल्म देखी? छावा देखी। छावा, तो छावा में किसका चित्रण था? संभाजी राजा का। संभाजी महाराज का। संभाजी महाराज कौन थे? शिवाजी के बेटे। शिवाजी महाराज के लड़के थे। शिवाजी महाराज के बेटे। संभाजी महाराज का जब हत्या की गई, खून किया गया, उसके बाद में जो हिंदवी स्वराज्य की राजधानी थी रायगढ़, वहाँ पर संभाजी राजा की पत्नी, संभाजी राजा का भाई, संभाजी राजा का लड़का, ये वहाँ पर रहते थे। मुगलों ने उसके ऊपर आक्रमण किया। इस बीच वहाँ पर राजाराम महाराज ने छत्रपति शिवाजी की गादी का शपथ ले ली थी। हिंदवी स्वराज का नया वो हुआ था। लेकिन संभाजी राजा का जो लड़का था और उनकी मिसेस थी, उनको औरंगजेब ने कैद कर लिया। अच्छा, मतलब जैसे छावा मूवी में तो ये नहीं दिखाया गया, ये नहीं दिखाया गया। उनके बाद उनकी कैद कर लिया है ना औरंगजेब। उस समय उनकी उम्र जो 7 साल की थी, संभाजी राजा के लड़के की 7 साल थी। तो 18 साल तक संभाजी राजा की मिसेस, पत्नी और पुत्र और उनके कुछ रिलेटिव्स ये औरंगजेब की कैद में रहे। 11 साल जेल में रहे। 1707 में जाकर 1706 में जाकर अपने औरंगजेब ने 1 साल अपनी मृत्यु के पूर्व उनकी मुक्तता की। उसमें धारणा यही थी उसने औरंगजेब की कि वो चाहता था कि संभाजी राजा की नई पीढ़ी को अपन इस्लाम के इसमें करें और उसके माध्यम से पूरे दक्षिण में राज्य सत्ता स्थापित करें। और ऐसा भी सुना जाता है कि औरंगजेब ने उनको बहुत प्रभावित किया, बहुत मोटिवेट किया इस्लाम में आने के लिए। हाँ, बहुत बहुत किया कि इस्लाम में आ जाओ, और इसलिए छोड़ा भी था क्या? लेकिन उन्होंने मान्य नहीं किया वो। और अंततः उनको मुक्ति मिली, और उनको जो मुक्ति मिली वो बाजीराव जी के पिताजी के कारण मिली। अच्छा, ये अच्छा उन्होंने हमला किया था? हमला नहीं किया था। कैसे हुई फिर? सैयद बंधु मराठों के पक्ष में थे। ठीक है। उस समय मराठाशाही इतनी प्रभावशाली थी कि हिंदुस्तान पर किसी भी राजा को राज्य करना होता था तो मराठों से संपर्क किए बगैर या मराठों से मेल मित्रता रखे बगैर वो संभव नहीं था। तो सैयद बंधुओं ने मराठा से बाजीराव के पिताजी जिनको बालाजी विश्वनाथ बोलते हैं, बालाजी विश्वनाथ, मतलब बालाजी विश्वनाथ के बारे में एक कैप्शन अभी मैं यहाँ दे दूँ प्लीज, कि जिस प्रकार शहाजी राजा भोसले और जीजाबाई साहब ने हमको एक शिवाजी के रूप में एक महान पराक्रमी राष्ट्र नायक दिया, उसी प्रकार बालाजी विश्वनाथ ने और राधाबाई मातोश्री जो बाजीराव की माता जी थी, इन्होंने हमको बाजीराव के रूप में महान पराक्रमी राष्ट्र सेनापति दिया। शिवाजी राजा राष्ट्र नायक और बाजीराव राष्ट्र सेनापति। पूरे विश्व में बाजीराव के बराबर का सेनापति कोई हुआ नहीं। तो आप उनको छुड़वाने का बता रहे थे, कैसे? हाँ। क्या बालाजी? तो ये लोग उन्होंने सैयद बंधुओं ने वगैरह, उसमें क्या हुआ कि आपसी जो निज़ाम और ये लोग थे सरदार, औरंगजेब के मोहम्मद शाह के जितने भी मुग़ल सरदार थे, ये आपस में झगड़ रहे थे और मुग़ल शाही कमज़ोर थी तो उसके ऊपर आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में सैयद बंधुओं ने निज़ाम को दबाने के लिए मराठों की सहायता ली। अच्छा, मराठों के भी समीकरण थे, यदि निज़ाम दक्षिण में प्रभावशाली हो जाता तो मराठियों को भी फर्क पड़ता, उसके हमेशा युद्ध करना पड़ते। और जब इनकी मुक्तता हुई, औरंगजेब ने मुक्त किया, उस समय इनसे एग्रीमेंट करवाया था। अच्छा, कि जो इनको साहू राजा बोलते हैं, संभाजी राजा के लड़के को साहू राजा बोलते हैं। तो जब इनको मुक्तता दी तो औरंगजेब ने ये लिया कि तुम मुगलों के ऊपर कभी आक्रमण नहीं करोगे। अच्छा। क्योंकि औरंगजेब ये जानता था कि मुगल को के ऊपर मराठे भारी पड़ेंगे, हमेशा से मराठे। तो लिखित में इनका करार हुआ था कि हम आपको मुक्त कर रहे हैं लेकिन आप मुगलों पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो मजबूरन निज़ाम के खिलाफ मुगल शाही के तरफ से बोलने के लिए सैयद बंधु को मराठों को सहायता करना पड़ी। तो फिर बालाजी विश्वनाथ भी बड़े परिपक्व वो थे। इनको साहू महाराज के पेशवा थे। वो साहू महाराज मतलब संभाजी राजा के पुत्र, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, साहू महाराज है ना। साहू महाराज के सेनापति अपना पेशवा जो थे बाजीराव के पिताजी थे। बाजीराव के पिताजी बालाजी विश्वनाथ। ठीक, बालाजी विश्वनाथ ने अपनी मराठी सेना पूरी दिल्ली तक ले गए और दिल्ली में वहाँ पर थोड़े बहुत युद्ध वगैरह हुए। अल्टीमेटली अंततः उनको ये मान्य करना पड़ा और इनके सबको मुक्त करना पड़ा इन लोगों को। उस समय 20-22 शर्तों का एक पूरा करार हुआ।
मोहम्मद शाह की तरफ से ये अनुबंध हुआ कि शिवाजी द्वारा जितनी भी स्थापित राज्य था, जितनी भी विरासतें थी, वो सब इनको शाहू महाराज को वापस मिली। अच्छा, उनकी वो जो कर वसूली वगैरह सब करने के अधिकार उनको साहू महाराज को मिले। बहुत बड़ा एग्रीमेंट था। और उस समय बाजीराव 9 वर्ष की उम्र में वहां पर साथ में गए थे बालाजी विश्वनाथ दिल्ली, मुगल बादशाह के दरबार डिस्कस हो रहा था जब। यस, तब से वो उसमें राज दरबार और इसके कार्यवाही में है। और 12-13 साल की उम्र में उनको पेशवा का सरदार बनाया साहू महाराज ने। और 20 साल की उम्र जब थी उस समय इनके पिताजी का देहांत होना, बालाजी विश्वनाथ का। बालाजी विश्वनाथ जी नहीं रहे 20 साल। तो इतने सब वरिष्ठ सरदार होने के बावजूद भी बाजीराव के पराक्रम पे शाहू महाराज को विश्वास था। और साहू महाराज ने अपना पेशवा बनाया बाजीराव को, अपना सेनापति, वे पेशवा प्रधानमंत्री। हाँ, वैसे साधारण भाषा में पेशवा को पेश करने वाले को पेशवा बोला जाता है, लेकिन राजनीति की भाषा में पेशवा मतलब प्रधानमंत्री होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि साहू जी महाराज ने एक बार बोला था कि अगर एक तरफ 1 लाख फौज हो और एक तरफ बाजीराव हो तो मैं बाजीराव को लूंगा, मैं फौज को नहीं। कितना भरोसा, बिल्कुल सही, यस, ऐसा था। यस। तो 20 साल की उम्र में बाजीराव पेशवा बन गए। 13 साल की उम्र में मराठी हिंदवी सेना के सरदार बने और 20 साल की उम्र में पेशवा बन गए। शिवाजी महाराज ने स्थापना की हिंदवी स्वराज्य की और इन्होंने हिंदवी स्वराज्य का विस्तार किया। नर्मदा के पार जाके ठेठ दिल्ली तक अपनी शर्तों पर, अपनी मर्जी से। क्या बात है। मुझे एक टाइम ऐसा था कि जिस समय बाजीराव पेशवा थे हिंदवी स्वराज्य के, उस समय 80% हिंदुस्तान की भूमि पर भगवा ध्वज फहरा रहा था। जब वो थे 80% भूमि पर, पूरा निमाड़, पूरा मालवा, पूरा ग्वालियर, ठेठ दिल्ली तक, उसके बाद में गुजरात, कोंकण तक चले गए, खानदेश, कर्नाटक, सब जगह पे भगवा ध्वज फहरा रहा था। वो 80% भूमि पर भगवा ध्वज था। और मुगल बादशाह पे यदि कोई बाहरी आक्रमण होते थे अफगानिस्तान और इधर से, तो मराठों की सहायता लेता था मोहम्मद शाह। और ऐसा बोला जाता मोहम्मद साहब डरता बहुत था कि भाई ये बाजीराव बस वो डिस्टर्ब ना कर पाए, बाकी तो मैं सेफ हूँ। यस, वो इसलिए डरता था कि मराठों का इतिहास जानता था वो। जो भी लोग मराठों का इतिहास जानते हैं ना, वो निश्चित रूप से डरते हैं, क्योंकि अफजल खान को शिवाजी महाराज ने जिस प्रकार से उसका वध किया अफजल खान का, उससे प्रत्येक मुगल बादशाह मराठों से भेंट करने में भी डरता था। ये वास्तविकता थी। सही है, नो डाउट। मतलब वो शक्तिशाली थे, सब कुछ था, डर है आज। लेकिन शिवाजी महाराज और मराठों की जो कूटनीति हुआ करती थी उसके तुलना नहीं थी उनके पास, मुगलों के पास में। उनकी जोड़ का कोई सरदार नहीं था। मुगलों के प्रत्येक शक्तिशाली सरदार को बाजीराव ने हराया हुआ है। और जिस निजाम ने मुगलशाही को पोखरा किया अंदर से और नया सत्ता केंद्र स्थापित करने, उस निजाम को 5 बार आत्मस्मरण के लिए बाध्य किया। उसी निजाम ने 5 बार आत्मस्मरण किया बाजीराव के सामने। तो बाजीराव जी जो है वो दिल्ली तक पहुंच गए थे। हाँ। 3 दिन दिल्ली में कब्जा भी किया। यस। तो फिर उस दिल्ली पे कब्जा नहीं किया था। क्या किया था? अब ये फिर मैं पहला वाला जो पॉइंट है ना कि मातृभूमि से प्रेम करते थे। हाँ। क्या हुआ कि एक बुंदेलखंड को बचाने के लिए जब ये युद्ध में जा रहे थे, तब उनका ये आया कि भाई हमको मालवा की सूबेदारी दो। आपका 1725 का हमारा एग्रीमेंट है, आप अभी तक हमको मालवा की सूबेदारी नहीं दे रहे हो। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि अब दिल्ली के बादशाह तक जाना है। और बीच में क्या हुआ कि बादशाह ने अपने वो सादत खान और बंगश और जितने भी आगरा में कहीं धीरे धीरे करके भेजा उन्होंने। इन सबको उन्होंने बाजीराव ने परास्त कर दिया। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा वाकया आया कि अपने यहाँ के जो मल्हारराव होलकर, उसमें उनके बाजीराव के सरदार थे, सेनापति थे, तो उनकी 1000 लोगों की सेना कहीं तो भी तालाब में अटक गई और उसमें से कम 100-200 लोगों की मौत हो गई। तो उनको वापस फिर आना पड़ा। तो बंगश और इन्होंने क्या किया सरदारों ने कि अपनी बढ़ाई करने के लिए बादशाह के पास मैसेज भेजा कि साहब बाजीराव तो हमसे डर के भाग गया है, उसके 200-250 सैनिकों को हमने कत्ल कर दिया है, तालाब में वो अलग कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया और ऐसा करके और जश्न मनाना शुरू किया। उधर से बादशाह ने भी इनको सम्मान पत्र और शमशेर और ये सब भेज दिया। मोहम्मद शाह ने वो भी गदगद हो गया कि बाजीराव जैसे को आप हराना कोई, और बाजीराव जैसे ना
वापस लौटना ये बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि उस समय तक क्या पूरी जिंदगी भर बाजीराव एक भी अपना युद्ध हारे नहीं थे। उनको ये उपाधि दी गई थी अपराजय। यानी मेरे पूर्व जिन लोगों ने बाजीराव पे किताब लिखी है उन सब ने उनको अपराजय योद्धा, अपराजित योद्धा कहा है। अजय। और मैंने ये नया उनकी उपमा दी है कि हिंदवी स्वराज्य का विस्तारक, जिसने हिंदवी स्वराज्य का विस्तार किया, मैंने उपमा दी है बाजीराव को। ये नई पदवी है आपकी किताब में। अभी तक जितने भी इतिहासकारों ने नाम दिया अपराजित योद्धा। तो उस समय इन लोगों ने बहुत बढ़ाई चढ़ाई करके और बादशाह को गफलत में रखा। तो बाजीराव को ये नहीं लगा कि मेरे नाम के आगे पलायन शब्द जुड़े हैं। तो बाजीराव ने विचार किया कि किसी भी हालत में बादशाह को मेरी उपस्थिति का मैं एहसास कराऊंगा। अच्छा। तो अपनी 40,000 की सेना, उस समय उनके पास बाजीराव के पास में करीब 70 से 80,000 के करीब सेना थी। तो 20,000 की सेना उन्होंने आगरा को घेर के, आगरा से कोई सरदार दिल्ली तक नहीं आए ऐसी व्यवस्था की, और अपने 40,000 सैनिकों को लेकर दिल्ली पहुंच गए। वो भी शायद सुना कि पाहाड़ वाले रास्ते से ताल कटोरा, ताल कटोरा, फतेहपुर सिकरी और ऐसे तो जो पहाड़ीला इलाका वहां से गए। और इसमें एक यहाँ शब्द में और जोड़ूं कि बाजीराव जो है गतिशीलता को मान्य करते थे। सुने गति बहुत तेज थी, गति बहुत थी। और मराठों को ही मराठों में युद्ध शैली गतिशीलता पे ही ये थी। मराठे कभी भी अपने सैन्य के साथ में तोपखाना नहीं ले जाते थे, हाथियों को नहीं ले जाते थे, नाच गाने वाले साथ में नहीं ले जाते थे। अच्छा, ये सब कभी नहीं करते? बिल्कुल, कभी भी मराठे लोग अपनी सेना में कोई नहीं ले जाते। तो ये उस समय फिर बाजीराव ने आगरा को पूरा कंट्रोल किया। 20,000 सैनिकों वहाँ से कोई सरदार नहीं निकले, वो उसमें जश्न मनाने में लगे थे। इधर बादशाह भी जश्न मना रहा था। और सीधा 2 दिन में वो ताल कटोरा के वहाँ पर, आज का जो ताल कटोरा है उस ताल कटोरा स्टेडियम जो है वहाँ पर जाके उन्होंने ठिया मार। दूसरे दिन रामनवमी का कार्यक्रम था। तो सिर्फ बादशाह को आगाह करने के लिए, मैसेज देने के लिए बाजीराव यही है। और रामनवमी के वो मेले के 2-3 दुकानें लूट कर थोड़ी बहुत आगजनी वगैरह करके और वापस अपने शिविर में आ गए। उसके बावजूद भी और वहाँ से खबर लग गई कि बाजीराव आ गए, बाजीराव। पर मुगल बादशाह को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसके इतने बड़े सरदारों ने कहा कि वो तो भाई भाग गया, पूना से इतनी जल्दी वहाँ कैसे आ सकता है 2 दिन में, तो ये तो संभव ही नहीं है। पर फिर भी उसको मन में शंका हुई कि मराठों को कोई भरोसा नहीं है। तो उसने अपने एक जासूस को, गुप्तचर को फकीर के रूप में भेजा इनकी छावनी में, बाजीराव के। तो बाजीराव के इसमें जो खाना वगैरह बचता था वो उन्होंने उसको दे दिया। तो उसने जाके बादशाह के सामने रख दिया। उसमें कच्ची हरी मिर्चियाँ थी, कच्चा प्याज था, वो बाजरे की रोटियाँ थी, इस प्रकार का खाना था। मोहम्मद शाह समझ गया कि बाजीराव है दिल्ली में ही है। उस खाने, मतलब मराठों का खाना भी देखो क्या होता था, ज्वार की रोटी, कच्चा प्याज और वो लाल मिर्ची या हरी मिर्ची की चटनी। इतने लड़ाई और लड़ाकू होने के बावजूद उनका खाना यही था। कोई ऐसे मध्य दिशा चल रही है और ऐसा कुछ नहीं था। मतलब राष्ट्र के प्रति उनकी वो जो त्याग था वो अपने को मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि किन सैनिकों ने, अज्ञात सैनिकों ने अपने लिए कितना त्याग किया है। तो उस खाने पे से उसने पहचान लिया कि बाजीराव आ गया। तो फिर उन्होंने बाजीराव को मैसेज दिया कि तुम आके बातचीत कर सकते हो वगैरह। पर बाजीराव की सेना ने कहा कि अभी अपने पास 40,000 की सेना है, आप अंदर जाएंगे और कभी आपको गिरफ्तार कर लिया गया, उधर से आगरा की सेना को बुला लिया गया, तो आज की स्थिति में ये ठीक नहीं है। तो बादशाह को मालूम पड़ गया कि आप यही हो, इतना ही काफ़ी है। 40,000 सैनिकों को सकुशल वापस लेके, उस समय बाजीराव के पास में ये भी था कि अपने 40,000 सैनिकों की जान बचाना थी। हाँ, ये भी तो। यदि वापस आते वक्त आगरा में पूरी सेना ने 1,00,000-1.5 लाख की सेना थी वहाँ पर आगरा में। तो बंगश की सेना थी, सादत खान की सेना थी, निज़ाम की सेना थी, सभी की सेना थी, सभी सरदार वहाँ ऐश कर रहे थे। तो ऐसे में 40,000 लोग को तो प्राण निकल जाते हैं। तो कई बार अपन सोचते हैं ना कि अपने नेतृत्वकर्ताओं पे, अरे यार ये डिसीजन अभी युद्ध अपन जीत रहे थे तो वापस क्यों हो गए। कई बार आज की स्थिति में अपन कर रहे हैं। तो कई बार नेतृत्वकर्ता को कि क्या पॉलिसी है, क्या नीति है, उसके ऊपर भी अपने को सोचना चाहिए। इसीलिए यदि बोला गया है कि वो चाहते तो उस समय दिल्ली पे कब्जा कर लेते, लेकिन उन्होंने सूझबूझ का वो लिया और उस समय डिसीजन लेके नहीं यहाँ से चलते हैं। जो मैसेज देना था वो दे चुके थे मोहम्मद शाह को। उसका अस्तित्व का, मेरा अस्तित्व है अभी भी दिल्ली में,
और ये बताना था कि तेरा सरदार तेरे से झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहे हैं।